हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार है, सभी को वेलकम है एवरीबॉडी। सो वेलकम टू द क्लास एवरीबॉडी। सो आज हम सेंट्रल फोर्स मोशन चैप्टर की स्टार्ट करने वाले हैं। इसको हम आज डिटेल वे में बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। फिर इसको सेंट्रल फोर्स मोशन क्या होता है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और अगर कोई सिस्टम सेंट्रल फोर्स मोशन में आता है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, और किस टाइप से ये हमारी एस्ट्रोनॉमी में हमें हेल्प करता है कि कोई भी गैलेक्सी में उस किसी भी पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी क्या होगी, हमें इससे एग्जैक्टली पता चलता है। मींस सेंट्रल फोर्स मोशन की स्टडी करने से हम कोई भी पार्टिकल के बारे में हम बता सकते हैं कि वो पार्टिकल हमारी गैलेक्सी का है या नहीं। अगर किसी पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी हम अगर पता कर लें तो हम बता सकते हैं कि ये हमारी गैलेक्सी का है या फिर अदर गैलेक्सी का है। तो सेंट्रल फोर्स मोशन हमें हेल्प करता है अपने प्लेनेटरी मोशन के स्टडी करने के बारे में, और ग्रेविटेशनल फोर्स और जो भी कंजर्वेटिव फोर्स है उन सब की स्टडी करने में ये सेंट्रल फोर्स मोशन हमें काफी हेल्प करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रल फोर्स मोशन। और ये इंटरव्यूज वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें इंटरव्यूज वगैरह में क्वेश्चन 100% इस चैप्टर से पूछते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रल फोर्स मोशन, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। So central force motion is one of the most important topics in classical mechanics. तो सेंट्रल फोर्स मोशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स और इंटरबूस पर्पस में, तो ये स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन करता है प्लेनेटरी मोशन को, सैटेलाइट मोशन को, एटॉमिक मॉडल्स को, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन को, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को। द मोशन अंडर अ सेंट्रल फोर्स लीड्स नेचुरली टू। अब कोई भी मोशन अगर सेंट्रल फोर्स मोशन है तो नेचुरली उसके अंदर क्या वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी। मोशन इन अ प्लेन होगा, मींस 2D वर्जन होगा। कॉनिक सेक्शन ऑर्बिट्स मींस जो उसकी इक्वेशन ऑर्बिट्स होगी वो कॉनिक सेक्शन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम सेंट्रल फोर्स मोशन डेफिनेशन के साथ। So central force motion, a force is called a central force if its direction is always along the line joining the particle and a fixed point. So हम उस फोर्स को सेंट्रल फोर्स कहेंगे अगर उसका डायरेक्शन along the its direction is always along the line joining the particle and a fixed point. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एक हमारा ये सिस्टम है। सो जैसे हमें पता है ये सन हमारा, हमने सन को माना। अब जैसे अगर कोई भी प्लेनेट अगर यहाँ मूव कर रहा है, राइट, तो इसका मोशन ऑलवेज अलोंग द रेडियल डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर या फिर अवे फ्रॉम द सेंटर। सो इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल। मींस इसका डायरेक्शन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल एंड अ फिक्स्ड पॉइंट। जो फिक्स्ड पॉइंट है हमारा जो कि सन है और जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। दूसरा, इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस अपॉन द फिक्स्ड पॉइंट। मींस इसका मैग्नीट्यूड डिपेंड्स करता है ओनली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। मींस इसकी डिस्टेंस क्या है फिक्स्ड पॉइंट से। मींस ये डिपेंड्स ओनली ऑन आर्क वेक्टर, और ये इंडिपेंडेंट है थीटा एंड फाई से। सो इसके फोर्स की इक्वेशन हम बोले एफ आर वेक्टर इज इक्वल टू एफ आर आर्क है, एफ आर आर्क है। सो हम बोल सकते एफ आर जो कि सेंट्रल फोर्स है और एफ आर मैग्नीट्यूड डिपेंडिंग ओनली ऑन आर। मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है ओनली ऑन आर, और आर कैप हमारा रेडियल यूनिट वेक्टर है। एग्जाम्पल की बात करें तो सेंट्रल फोर्स मोशन में हमने देखेंगे जैसे हमारा सन यहां पहुंचा तो ये टूवर्ड्स द सेंटर या फिर अवे फ्रॉम द सेंटर। मींस ये डिपेंड करता है ओनली ऑन रेडियल डिस्टेंस टूवर्ड्स द सेंटर और अवे फ्रॉम द सेंटर। अगर हमारा प्लैनेट यहाँ है तो सेंटर से इसको सन को ज्वाइन कर दे तो इसकी डायरेक्शन या तो टूवर्ड्स द सेंटर या फिर अवे फ्रॉम द सेंटर। एग्जाम्पल की बात करें सो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर फोर्स, ये एग्जाम्पल हो जाएंगे जिसमें हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स G m1 m2
बाय आर स्क्वायर, ये माइनस साइन बता रहा है कि अट्रैक्टिव फोर्स है, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू माइनस के आर आर कैप, ये हमारा सेंट्रल सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक फोर्स, जिसको रिस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं, राइट। अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल सेंट्रल फोर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है सेंट्रल फोर्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरली इंटरव्यूज वगैरह में पूछ लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे सिंपल सेंट्रल फोर्स के। फोर्स एक्ट्स अलोंग रेडियल डायरेक्शन ओनली, फोर्स एक्ट्स अलोंग द रेडियल डायरेक्शन मींस या तो टूवर्ड्स द सेंटर या फिर अवे फ्रॉम द सेंटर। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ फोर्स इज जीरो, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या तो टूवर्ड्स द सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर, और रेडियल वेक्टर और रेडियल फोर्स बोथ पैरेलल, दोनों का डायरेक्शन पैरेलल है। और हमें पता है कि दोनों का डायरेक्शन पैरेलल है मींस इनका एंगल क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो हमें पता है टॉर्क क्या होता है, आर एफ साइन थीटा, सो हियर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो टॉर्क इज इक्वल टू 0, टॉर्क इज इक्वल टू 0। और अगर हमें पता है कि अगर किसी सिस्टम का टॉर्क 0 है, हमें पता है टॉर्क क्या होता है, डीएल बाय dt, टॉर्क क्या होता है, डीएल बाय dt। अगर किसी सिस्टम का हमें पता है टॉर्क 0 है, तो मैं एंगुलर मोमेंटम उसके करस्पॉन्डिंग 0 हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, dl बाय dt मींस इससे हम कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। So motion always occur in one plane. Motion always occur in one plane. So aerial velocity remains constant. हमें पता है एरियल वेलोसिटी अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है मींस एरियल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू थी डीए बाय dt इज इक्वल टू एल अपॉन 2m, डीए बाय dt इज इक्वल टू एल अपॉन 2m। मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है अगर हमारा फोर्स क्या हो, कंजर्वेटिव। एनर्जी इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो कि कंजर्व होती है। फिजिकल मीनिंग, अगर हम इसके फिजिकल मीनिंग की बात समझें तो सेंट्रल फोर्स मींस पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली फील अट्रैक्शन और रिपल्सन टुवर्ड्स द सेंटर, अ फिक्स्ड सेंटर। मींस सेंट्रल फोर्स का मींस क्या होता है, पार्टिकल कंटिन्यूअसली फील करता है अट्रैक्शन और रिपल्सन टुवर्ड्स अ फिक्स्ड सेंटर। इसका एग्जाम्पल हम बात करें, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड द सेंटर, अराउंड द सन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। सो हम कह सकते हैं सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है कि पार्टिकल ऑलवेज फील अट्रैक्शन और रिपल्सन टुवर्ड्स द सेंटर। इसके एग्जांपल हो जाएंगे अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड न्यूक्लियस। सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। सो इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स में हम, क्योंकि ये 2D फोर्स है तो हमें पता है 2D वर्जन के लिए हमारे पास प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिसमें r और थीटा होता है। पोजीशन वेक्टर r वेक्टर इज इक्वल टू r r कैप, और वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू r डॉट r कैप एंड r थीटा डॉट थीटा कैप। एक्सेलरेशन वेक्टर की बात करें r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर r कैप, r थीटा डबल डॉट प्लस 2 r डॉट थीटा कैप। और हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू m a वेक्टर। अगर ये जब कब वैलिड है, जब मास हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो। सिंस फोर्स एक्ट्स अलोंग रेडियली, सो हम कह सकते हैं फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू F R कैप। सो कंपेयरिंग रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स, हम इसमें कंपेयर करते हैं रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स। सो रेडियल इक्वेशन हमारी क्या निकल के आ रही, F R इज इक्वल टू M R डबल डॉट माइनस M R थीटा डॉट। इसको एक तो रेडियल इक्वेशन आएगी और दूसरा ट्रांसवर्स इक्वेशन आएगी, जो कि हमारी क्या है, M R थीटा डबल डॉट प्लस 2 R डॉट थीटा डॉट इज इक्वल टू 0, बिकॉज ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स में कोई फोर्स नहीं लगा, फोर्स ओनली एक्ट ऑन द रेडियल डायरेक्शन ओनली। सो हम इसको हम और सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, dy बाई डीटा dt L और M R स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू 0। सो M R स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू
एल जो कि कांस्टेंट है, थस एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, थस कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, सो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट हम बोल सकते हैं टू डिराइव ऑर्बिट इक्वेशन, हमें पता है u इज इक्वल टू 1/r है, u इज इक्वल टू 1/r है, देन हम कह सकते हैं r इज इक्वल टू 1/u। सो एंगुलर मोमेंटम थीटा डॉट, एंगुलर मोमेंटम को हमें पता है एम आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू एल लिखा है हमने, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट इज इक्वल टू एल, सो थीटा डॉट इज इक्वल टू एल अपॉन एम आर स्क्वायर। और रेडियल इक्वेशन को हम और सिंप्लीफाइड कैसे कर सकते हैं, आर डॉट इज इक्वल टू डी आर बाय डी थीटा थीटा डॉट। अब इसके बाद हमें पता है आर इज इक्वल टू 1/u, आर इज इक्वल टू 1/u, सो आर इज इक्वल टू 1/u, सो डी आर बाय डी थीटा इज इक्वल टू, हम लिखेंगे तो डी आर बाय थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/u स्क्वायर डी यू बाय डी थीटा, राइट। सो हम लिख सकते हैं आर डॉट इज इक्वल टू, आर डॉट इज इक्वल टू एल, देखो डी आर बाय डी थीटा की वैल्यू उठा के हम इसमें रख देते हैं, सो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, आर डॉट इज इक्वल टू माइनस एल अपॉन एम थीटा डॉट स्क्वायर डी यू बाय डी थीटा थीटा डॉट कैंसल, सो आर डॉट इज इक्वल टू माइनस एल अपॉन एम डी यू बाय डी थीटा, राइट। इसको डबल डेरिवेटिव लेंगे, सो आर डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस एल स्क्वायर यू स्क्वायर बाय एम स्क्वायर डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर। सो हमारी इक्वेशन अगर सेकंड डेरिवेटिव लेने पे हमारी इक्वेशन क्या आ रही है, आर डबल डॉट इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर। अब इसके बाद हम इन सब वैल्यूज को उठा के आर डबल डॉट और थीटा डॉट स्क्वायर की वैल्यू को उठा के इसमें रेडियल इक्वेशन में हम रखते हैं, तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनके आती है एम आर डबल डॉट डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर। सो इसमें वैल्यू पुट करने पे हमारी इक्वेशन निकल के आती है डी स्क्वायर यू, इसके बाद हमारी इक्वेशन निकल के आती है डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू माइनस एम ए अपॉन एल स्क्वायर यू स्क्वायर। सो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, सो इनवर्स स्क्वायर लॉ, हमें पता है इनवर्स स्क्वायर लॉ में फोर्स इज इक्वल टू के, फोर्स इज इक्वल टू के माइनस के बाय आर स्क्वायर। सो के की वैल्यू हमें पता है जी m1 m2 बाय माइनस आर स्क्वायर, और माइनस साइन मींस अट्रैक्टिव फोर्स, और हम यू की जगह हम क्या रख सकते हैं 1/r, एफ आर इज इक्वल टू माइनस के यू स्क्वायर। सो सब्स्टिट्यूट इनटू ऑर्बिट इक्वेशन, सो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू माइनस एम एफ अपॉन एल स्क्वायर यू स्क्वायर। सो इसमें हम वैल्यू को पुट रखते हैं, फिर इसके बाद हमारी इक्वेशन क्या बन के आती है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू माइनस एम के अपॉन एल स्क्वायर, राइट। अब उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, सो इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं, तो जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें 2 कांस्टेंट आएंगे, और इसकी इक्वेशन सॉल्यूशन इसका निकल के आती है यू इज इक्वल टू एम के अपॉन एल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट। तो इसके कांस्टेंट एक तो ए और दूसरा थीटा नॉट, हमें पता है कि 2 इक्वेशन है तो इसके 2 वेरिएबल 2 कांस्टेंट हो गए, तो हमने एक तो ए लिया और एक थीटा नॉट लिया, और हमें पता है ई इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर अपॉन एम के। सो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, सो हमारा इक्वेशन निकल के आती है एम के अपॉन एल स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस ई कॉस थीटा। सो यू इज इक्वल टू 1/r, सो r इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन एम के 1 प्लस ई कॉस थीटा। So r is equal to h square upon mk1 plus e cos theta. So r is equal to l square upon mk1 plus e cos theta. So where p is equal to l square upon mk. So this is the equation of conic section. So nature of orbit. अब इसके बाद हमें एक पता चल गया कि हमारी इक्वेशन जो आ रही है ना जनरल, एक तो हमें पता है जनरल इक्वेशन हमारी u is equal to mk अपॉन एल स्क्वायर 1 प्लस ई cos थीटा, और u इक्वल टू 1/r, u की जगह हम 1/r रखते हैं तो हमारी इक्वेशन निकल के आती है r इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन mk 1 प्लस ई cos थीटा, और ये हमें पता है इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन इक्वेशन है, सो हम बोल सकते हैं r इक्वल टू p अपॉन 1 प्लस ई cos थीटा।
सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। अब इसके बाद एक जो हमने कांस्टेंट दिया था ई, जो कि हमने बाद में पता करा, उसमें हमें पता चला कि ई इसेंट्रिसिटी है। मेजर शेप ऑफ ऑर्बिट मींस हमें ये बताता है कि और शेप का जो ऑर्बिट है उसका ऑर्बिट का शेप किस टाइप का होगा और टाइप्स ऑफ ऑर्बिट। अब इसके बाद हमने जब ये इक्वेशन निकाल दी तो इस बेसिस पे हम बता सकते हैं, एक तो हमें पता है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू, एक इसका रिजल्ट दिया था 1+2 e के स्क्वायर अपॉन m n स्क्वायर। m 2 l स्क्वायर अपॉन m के स्क्वायर, ये इक्वेशन भी होता है, इससे भी हम काफी रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अब हमें पता है कि इसेंट्रिसिटी जीरो होती है, इसेंट्रिसिटी जीरो हुई, सो इसके बाद हमारी एनर्जी लेस देन जीरो आएगी। मींस हमारी, इससे हम पता कर सकते हैं हमारी ऑर्बिट क्या सर्कल है। अगर इसेंट्रिसिटी जीरो से लेकर 1 है तो हमारी इलिप्स इक्वेशन होगी और हम बोल सकते हैं कि एनर्जी हमारी लेस देन जीरो होगी। और E इज इक्वल टू 1 है मींस इसेंट्रिसिटी 1 है, मींस हम कह सकते हैं हमारी जो ऑर्बिट होगी वो पैराबोला होगी और एनर्जी इसमें क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और हमारी इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो हम बोल सकते हैं कि हाइपरबोला होगी, ऑर्बिट हमारी हाइपरबोला होगी और एनर्जी ग्रेटर देन जीरो होगी। मींस हम इसी से तो पता करते हैं कि अगर कोई पार्टिकल की ट्रेसिंग किस तरीके से, अब कोई पार्टिकल की ट्रेसिंग हाइपरबोला टाइप है तो हम कह सकते हैं ये एनर्जी ग्रेटर देन जीरो, मींस ये हमारे गैलेक्सी का पार्टिकल नहीं है। जैसे तुमने देखा होगा ना कि जैसे कुछ टाइम पहले एक पार्टिकल अदर गैलेक्सी से निकल के आया था, आमुआ नाम दिया था, तो हमने किस बेसिस पे बताया था कि वो हमारी गैलेक्सी का नहीं अदर गैलेक्सी से निकल के आया है। तो हमने उसकी ट्रेसिंग करी थी, उसकी ट्रेजेक्ट्री निकाली तो ट्रेजेक्ट्री आई थी हाइपरबोला पैराबोला टाइप से, मींस वो पैराबोला टाइप से आई थी कि हम उससे बोल पाए थे कि वो हमारे एक्चुअल में जो हमारी गैलेक्सी है आकाशगंगा, उसमें कोई भी पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री इलिप्स या फिर, क्योंकि ऑर्बिट एनर्जी निगेटिव मींस सभी चीज बाउंडेड है तो एनर्जी निगेटिव है, तो उसकी जो भी ट्रेजेक्ट्री होगी वो इलिप्स या फिर सर्कल होगी। कोई भी पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री अगर पैराबोला या हाइपरबोला रही मींस वो अदर गैलेक्सी से निकल के आया है। सो इसी बेसिस पे हम बता पाते हैं आमुआ नाम का एक अलग टाइप का पार्टिकल आया था, बहुत बड़ा टाइप का, और वो इस टाइप की ट्रेजेक्ट्री ट्रेस कर गया, तो उस बेसिस पे हमने बताया था कि हमारी अदर गैलेक्सी से आया। अब रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड इसेंट्रिसिटी, सो एनर्जी और इसेंट्रिसिटी में रिलेशन जो कि मैं अभी पहले ही लिखा, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू √1+2 L² अपॉन m के स्क्वायर। सो टोटल एनर्जी हमें पता है, टोटल एनर्जी एक तो 1/2 m r डॉट स्क्वायर प्लस L² अपॉन 2 m r स्क्वायर minus k by r. So using orbit equation and simplification, eccentricity is equal to √1+2 L² upon m k square. So this important equation connects. This important equation connects orbit shape. ये ऑर्बिट के शेप को कनेक्ट करता है, एंगुलर मोमेंटम और टोटल एनर्जी, ये तीनों को कनेक्ट करता है। दिस इंपॉर्टेंट इक्वेशन कनेक्ट्स ऑर्बिट शेप, एंगुलर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी, ये तीनों को कनेक्ट करता है। मींस ऑर्बिट का शेप किस टाइप से होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा और टोटल एनर्जी, ये तीनों को इक्वेशन कनेक्ट करता है। मींस ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इंटरव्यूज वगैरह में पूछ लेते हैं कि इसेंट्रिसिटी, एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम को तीनों को कनेक्ट करने के लिए कोई इक्वेशन है तो उस इक्वेशन का नाम बता, तो आप बोलेंगे इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू √1+2 L² अपॉन m के स्क्वायर। ये ऑर्बिटल किसी एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी तीनों को कनेक्ट कर देती है। फिजिकल मीनिंग ऑफ एनर्जी ऑर्बिट रिलेशन, और हमारे सिस्टम की एनर्जी निगेटिव और मींस पार्टिकल बाउंड है, जो मैं अभी बताया ना पार्टिकल बाउंड है। दिस हज ऑर्बिट इज क्लोज, जो कि ऑर्बिट क्लोज होगी तो सर्कल होगी या फिर इलिप्स होगी। और जीरो एनर्जी मींस पार्टिकल बेयरली एस्केप्स, मींस पार्टिकल कभी एस्केप्स नहीं कर पाएगा, थस ऑर्बिट इज पैराबोल। पॉजिटिव एनर्जी मींस पार्टिकल एस्केप्स कंप्लीटली, मींस एनर्जी ग्रेटर देन जीरो मींस पार्टिकल इजिली एस्केप कर जाएगा, पार्टिकल इजिली एस्केप कर जाएगा। So thus orbit is hyperbola. Graphical representation of orbits. So graphical representation of orbits क्या है, एक तो सर्कल है, दूसरा इलिप्स है, तीसरा पैराबोला है, चौथा हाइपरबोला है। So application of central force motion.
सो एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रल फोर्स मोशन, एक तो प्लैनेटरी मोशन है, दूसरा सैटेलाइट मोशन है, तीसरा रदरफोर्ड स्कैटरिंग, चौथा एटॉमिक मॉडल्स, पांचवा स्पेस साइंस, छठा एस्ट्रोफिजिक्स, सातवां ऑर्बिटल मैकेनिक्स। इन सब में हमारा यूज होता है। सो अब इसके बाद हम इसकी समरी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समरी। सेंट्रल फोर्स मोशन एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ आर आर कैप, जो कि रेडियल वेक्टर पर डिपेंड करता है। रेडियल इक्वेशन एम आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एफ आर, ये रेडियल इक्वेशन हो जाएगी। इसके करस्पॉन्डिंग ट्रांसवर्स इक्वेशन निकालते हैं जिसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व आता है, जिसको थीटा डॉट इज इक्वल टू एल अपॉन एम आर स्क्वायर लिख लेते हैं। और जनरल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू माइनस एम एफ अपॉन एल स्क्वायर यू स्क्वायर। इसके बाद इसका सॉल्यूशन निकाले तो जो आ रहा था आर इज इक्वल टू पी अपॉन 1 प्लस ई cos थीटा, और इसका एसेंट्रिसिटी एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी को तीनों को कनेक्ट करता है। एनर्जी इज इक्वल टू 1 प्लस 2 L स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर। सो ये पूरे चैप्टर को हमने इंपॉर्टेंट थिंग करी। अब इस चैप्टर की कंक्लूजन और देख लेते हैं जिससे एक हमें आइडिया लग जाए। सो सेंट्रल फोर्स मोशन फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड ऑर्बिटल मोशन, orbital dynamics. So important conclusion: motion occurs in plane, angular momentum remains conserved, inverse square law produce conic section equation, energy determines the types of orbit, means energy determine करके देता है कि किस टाइप की ऑर्बिट होगी। eccentricity determines the orbital shape, so eccentricity determine करके देता है ऑर्बिट का शेप को। these concepts explains motion of a planets, motion of satellites, motion of electrons, scattering phenomena। अब इसके बाद इंटरव्यूज में क्वेश्चन, जो कि इसमें बेसिक क्वेश्चन पूछे किस किस टाइप से जाते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट, सेंट्रल फोर्स मोशन से इंपोर्टेंट, सो हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंटरव्यूज वगैरह में पूछे जा सकते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज सेंट्रल फोर्स मोशन? व्हाट इज सेंट्रल फोर्स मोशन? एक्सप्लेन इट्स फिजिकल मीनिंग। सो हम कह सकते हैं सेंट्रल फोर्स मोशन इज अ फोर्स which always acts along the line joining the particle and fixed center, depends only on the distance from the center। जो कि हम सेंट्रल फोर्स मोशन कह सकते हैं। सेंट्रल फोर्स मोशन वो मोशन होगा जो ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल और फिक्स्ड सेंटर की ओर लगे, और डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस। सो एफ आर वेक्टर इज इक्वल टू एफ आर आर कैप, या तो टुवर्ड्स द सेंटर या फिर अवे फ्रॉम द सेंटर। ग्रेविटेशन फोर्सेस के एग्जांपल हो जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स, इज अ स्पेशल केसेस। अब इसके बाद फिजिकल मीनिंग की बात करें तो फोर्स पुल्स और पुशेस पार्टिकली डायरेक्टेड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सेंटर। ये एग्जांपल हो जाएंगे सेंट्रल फोर्स मोशन के। सो सेंट्रल फोर्स मोशन एक्सप्लेन प्लैनेटरी मोशन, सैटेलाइट मोशन, एटॉमिक मॉडल्स और ऑर्बिटल मोशन, इन सबको एक्सप्लेन करता है सेंट्रल फोर्स मोशन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई इज एंगुलर मोमेंटम कंजर्व इन सेंट्रल फोर्स मोशन? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व क्यों रहता है सेंट्रल फोर्स मोशन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ सकते हैं। तो हम बता सकते हैं सेंट्रल फोर्स मोशन में हमें पता है फोर्स ऑलवेज एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर। फोर्स या तो टूवर्ड्स द सेंटर होगा या फिर अवे फ्रॉम द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर या फिर अवे फ्रॉम द सेंटर। सो फोर्स एंड रेडियल वेक्टर जो कि सेम डायरेक्शन, मींस एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन 0 डिग्री, मींस टॉर्क 0 है। और टॉर्क 0 हमें पता है टॉर्क क्या होता है, फोर्स पैरेलल टू आर वेक्टर। तो फोर्स पैरेलल टू आर वेक्टर मींस टॉर्क इज 0, और टॉर्क का पता है, हमें पता है टॉर्क डीएल बाय dt, मींस टॉर्क 0 मींस एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कंजर्व। सो एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कंजर्व। So particle sweeps out equal areas in equal interval of time। तो इसका मतलब क्या है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, मींस ये हमें बता रहा है कि पार्टिकल इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जाएगा, चाहे सन के पास हो चाहे सन के दूर। What are the characteristics of central force motion? So central force motion के characteristics क्या होंगे? So important characteristic, force act along the radial direction, depends only on distance, torque is 0, angular momentum conserved, motion remains planar,
mechanical energy conserved. So Fr is equal to minus k r square is a inverse square law. Fourth question, why does motion under central force motion plane? एंगुलर मोमेंटम सेंट्रल फोर्स मोशन में मोशन हमेशा प्लेनर पे ही क्यों होता है? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी वेक्टर. सो एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट. एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, मींस बोथ रेडियल एंड वेलोसिटी वेक्टर ऑलवेज रिमेन्स परपेंडिकुलर टू फिक्स्ड एल वेक्टर. हेंस मोशन ऑक्यूर्स इन वन फिक्स्ड प्लेन. हेंस मोशन ऑलवेज ऑक्यूर्स इन फिक्स्ड प्लेन. सो सेंट्रल फोर्स मोशन इज ऑलवेज प्लेनर. मींस ये क्वेश्चन में क्या पूछे कि सेंट्रल फोर्स मोशन रिमेन्स प्लेनर क्यों होता है? तो हम बोल सकते हैं कि बोथ आर वेक्टर एंड वी वेक्टर मींस रेडियस वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर रिमेन्स परपेंडिकुलर टू एंगुलर मोमेंटम वेक्टर. मींस हम इससे बोल सकते हैं कि मोशन एक फिक्स्ड प्लेन पे हो रहा है. सो सेंट्रल फोर्स मोशन इज ऑलवेज प्लेनर. ड्राइव इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स मोशन. सो सेंट्रल फोर्स मोशन के लिए इक्वेशन क्या ड्राइव करके बताओ. हमें पता है एफ आर डबल डॉट इज इक्वल टू एफ आर वेक्टर, और पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम रखेंगे एफ आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट इज इक्वल टू एफ आर, और ट्रांसवर्स कंपोनेंट एफ आर थीटा डबल डॉट प्लस टू आर डॉट थीटा डॉट इज इक्वल टू 0. So this gives conservation of angular momentum. So theta dot is equal to transverse component हमें बताता है कि angular momentum conserve है. So these are the equation of motion. What is effective potential and why is it important? So effective potential VR is equal to UR plus L square upon 2 MR square, where L square upon 2 MR square को उसको centrifugal potential energy भी कहते हैं. So हमें ये help करता है converts 2D motion into 1D radial motion. हेल्प्स इन स्टडिंग स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी के बारे में स्टडी करने में हेल्प करता है. एक्सप्लेन सर्कुलर ऑर्बिट कंडीशन. सर्कुलर ऑर्बिट कंडीशन के लिए ये कंडीशन बताया. एक्सप्लेन बाउंड एंड अनबाउंड मोशन. ये एक्सप्लेन करता है बाउंड और अनबाउंड मोशन दोनों को एक्सप्लेन करके बताता है. व्हाट इज द कंडीशन फॉर सर्कुलर ऑर्बिट? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट? सर्कुलर ऑर्बिट ऑकर्स व्हेन रेडियस रिमेन्स कांस्टेंट. तो सर्कुलर ऑर्बिट की कंडीशन क्या है? सर्कुलर ऑर्बिट की कंडीशन है कि जब रेडियस रिमेन्स कांस्टेंट होती है. So del U effective upon del R is equal to 0. For stability, del square U upon del square U effective upon del R square is greater than 0. Means हमें इससे क्या पता चल? Net radial force exactly provides centrifugal force, centripetal force. Means net radial force provides centripetal force. So हम इससे बोल सकते हैं कि net radial force provides centripetal force. Explain inverse square law force. So force proportional to inverse square of a distance. So Fr is equal to minus k upon r square. So minus k upon r square जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स और कोलॉम्बिक फोर्स की कंडीशन है. सो पोटेंशियल एनर्जी UR is equal to minus k upon r. So produce conic equation, produce conic section orbits. तो ये प्रोड्यूस करके देते हैं कॉनिक सेक्शन ऑर्बिट्स का. अब इसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट इन सेंट्रल फोर्स मोशन. सो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिट्स डिपेंडिंग ऑन एनर्जीज. इफ एनर्जी इज लेस देन 0 मींस ऑर्बिट्स आर इलिप्स. इफ एनर्जी इज 0 पैराबोला. एनर्जी इज ग्रेटर देन 0 हाइपरबोला, जिसको मैं एग्जांपल के थ्रू बताया था जो कि आम हुआ अभी कुछ टाइम पहले हमने ये देखा था अनआइडेंटिकल पार्टिकल. नेगेटिव एनर्जी मींस बाउंड मोशन. पॉजिटिव एनर्जी मींस एस्केप मोशन. थर्ड, व्हाट इज इसेंट्रिसिटी एंड एक्सप्लेन इट्स फिजिकल मीनिंग. इसेंट्रिसिटी क्या होता है, उसका फिजिकल मीनिंग बताओ. सो इसेंट्रिसिटी डिटरमाइंस ऑर्बिट शेप. इसेंट्रिसिटी डिटरमाइन करता है ऑर्बिट के शेप में. इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 2 L स्क्वायर अपॉन M K स्क्वायर. सो इफ इसेंट्रिसिटी इज 0 मींस सर्कल. इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक के बीच में तो इलिप्स. इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 सो पैराबोला. इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1 सो हाइपरबोला. State and explain Kepler's law. State and explain Kepler's law. First law, planets moves in elliptical orbit. So planet move करते elliptical orbit में. Second law, equal areas in equal interval of time. This comes from conservation of angular momentum. Third law, T square is directly proportional to AQ. T square is directly proportional to AQ. So time period and A is semi-major axis. So square of a time period is directly proportional to Q of a semi-major axis.
व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी एंड ड्राइव एक्सप्रेशन, और ये केप्लर्स लॉ जनरली इंटरव्यूज वगैरह में बहुत पूछते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी एंड ड्राइव इक्वेशन, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है और इसके इक्वेशन को ड्राइव करो। मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू एस्केप ग्रेविटेशनल फील्ड, मिनिमम स्पीड कितनी देर पार्टिकल को कि वो हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए। सो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम स्मॉल एम बाय आर इज इक्वल टू 0। सो वी स्केप इज इक्वल टू अंडर रूट 2 जी एम बाय आर, और या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 2 जी आर, 2 जी आर। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसके वेलोसिटी की 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सो टोटल एनर्जी बिकम 0, सो टोटल एनर्जी इसमें क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। एक्सप्लेन वेरियल थ्योरम, हाँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज में बहुत बार कई बार पूछते हैं वेरियल थ्योरम क्या होती है। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एन। सो वेरियल थ्योरम हमें क्या बताती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज एन बाय 2 टाइम्स एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। सो हमें पता है ये हमने जो फॉर्मूला बताया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी एन बाय 2 टाइम्स एवरेज पोटेंशियल एनर्जी फॉर इनवर्स स्क्वायर लॉ। हमें पता है इनवर्स स्क्वायर लॉ में हमारा फोर्स क्या था, फोर्स हमारा क्या आ रहा था, माइनस के अपॉन आर की पावर एन। एक मिनट, ये फॉर्मूला, हाँ राइट। सो हमारी इसमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज हाफ टाइम्स एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, राइट। एक मिनट, ये फॉर्मूला तब वैलिड है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के की पावर के अपॉन आर की पावर एन, पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एन। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज एन बाय 2 टाइम्स एवरेज पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। सो हमें इससे पता है इसकी एप्लीकेशन एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह में, एटॉमिक फिजिक्स में, गैलेक्सी डायनामिक्स वगैरह को समझने के लिए बेरियल थ्योरम का यूज करता है। और ये बेरियल थ्योरम एप्लीकेबल फॉर क्लासिकल मैकेनिक्स ओनली, क्वांटम मैकेनिक्स में ये फेल हो जाती है। व्हाट इज स्कैटरिंग इन सेंट्रल फोर्स फील्ड, स्कैटरिंग क्या होता है सेंट्रल फोर्स फील्ड में। स्कैटरिंग मींस डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल ड्यू टू सेंट्रल फोर्स। So scattering means a deflection of particle due to central force. Rutherford scattering, gravitational line sort. So scattering angle depends on, scattering angle depends करता है impact parameter पे, energy पे, nature of force पे। So scattering means हमें बताता है कि deflection of particle due to central force से particle कितना deflect हुआ, इसमें Rutherford scattering या फिर ग्रेविटेशनल लाइन सॉर्ट। स्कैटरिंग एंगल डिपेंड करता है इम्पैक्ट पैरामीटर पे, एनर्जी पे और नेचर ऑफ फोर्स पे। एक्सप्लेन बाउंड एंड अनबाउंड मोशन, एक्सप्लेन करो बाउंड और अनबाउंड मोशन को। बाउंड मोशन जिसमें एनर्जी लेस देन 0, पार्टिकल्स रिमेन्स कन्फाइंड, एग्जांपल इलिप्स। अनबाउंड मोशन इसमें एनर्जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पार्टिकल एस्केप्स टू इंफिनिटी, एग्जांपल पैराबोलिक ऑर्बिट, पैराबोलिक ऑर्बिट और हाइपरबोलिक ऑर्बिट। लास्ट, why central force motion important in physics, central force motion important because central force motion is important in physics, central force motion is one of the most fundamental topics in physics। इसकी एप्लीकेशन प्लेनेटरी मोशन, सैटेलाइट मैकेनिक्स, एटॉमिक मॉडल्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, स्पेस साइंस, इसका हर जगह यूज होता है और इसका डेली लाइफ में हम इसको फील भी कर सकते हैं। इट एक्सप्लेन्स हाउ नेचर गवर्न्स ऑर्बिटल सिस्टम्स, ये हमें एक्सप्लेन करके बताता है कि हाउ नेचर गवर्न्स ऑर्बिटल सिस्टम थ्रू कंजर्वेशन लॉस। मींस नेचर किस तरीके से ऑर्बिटल सिस्टम में मूव करता है और कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। सो अब इससे हम कंक्लूज कर सकते हैं कि इंटरव्यूज वगैरह में हमें डेफिनेशन पता हो, मैथमेटिकल डेरिवेशन पता हो, उसके फिजिकल मीनिंग पता हो, उसके एप्लीकेशन पता हो, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो। सो दीज आर हाईली यूजफुल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी, इंटरव्यू, सीएसआर नेट, गेट, बीआरसी, डीआरडीओ, एमएससी, वाइवा वगैरह में। सो आई होप कि ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और इसको हमने डिटेल वे में बहुत अच्छे से, बहुत प्रिसाइज वे में एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अदर टॉपिक को लेंगे सेंट्रल फोर्स मोशन में, बट लेक्चर बहुत अच्छे से लगा है और एक एक चीज को मैंने बहुत डिटेल और बारीकी से समझाया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद ऑल द फ्रेंड्स। आई विल प्रोवाइड ऑल द वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट
in this YouTube lecture where you get most of the things free of cost. And so just one thing I wanted, please like and subscribe my YouTube channel and share with all the friends.